अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा चैप्टर ओसिलेशन से, उसमें हम आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड उनको सीखने की कोशिश करेंगे और आपको आसान से आसान मेथड्स बताएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, लेकिन आप लेक्चर्स को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आप लेक्चर को दरमियान दरमियान से देखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास। मैं पहले बोर्ड पर उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, टाइटल हम देते हैं टॉपिक को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखें सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स। अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg is connected to spring constant 10 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। इज ऑसिलेटिंग को आप वाइब्रेटिंग भी कह सकते हैं। इज oscillating on a horizontal means x-axis, horizontal frictionless surface. The maximum displacement of body is 20 centimeter. What is the acceleration of the body? What is the acceleration of the body? देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने है स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहला क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे, हम इससे बनाएंगे डेटा। डेटा का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको क्या गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखें, अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg, यानी आपके पास मास जो है 0.25 kg है किसी बॉडी का। इस कनेक्टेड टू स्प्रिंग कांस्टेंट दिस, यानी उसको हमने कनेक्ट किया है एक स्प्रिंग से जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी या उसकी इलास्टिसिटी वो है 10 न्यूटन पर मीटर। उसको हम डिनोट करते हैं कैसे? आगे चलते हैं। इज ऑसिलेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। द
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो 20 सेंटीमीटर है। आपने इसको चेंज करना है मीटर में, तो आप इसको डिवाइड कर दें 100 से। सो आंसर होगा 0. ये 0 इसके साथ कैंसिल, 10/20 0.2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी जो मैक्सिमम स्प्रिंग अपनी जगह से स्ट्रेच हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। देखें, ये एक स्प्रिंग है, ये इसके साथ हमने अटैच कर दिया मास। कितना मास अटैच कर दिया? 0.25 kg। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहता है 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, ये ऑसिलेट करेगा, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इसने 20 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो कहता है कि आप एक्सेलरेशन बताएं कितना होगा, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट से डेटा समझ में आ गया होगा। अब अगली जो बात होती है स्टूडेंट्स, वो होती है फार्मूला। देखिए, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपने 3 बातें ज़हन में रखनी है। पहली बात, आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट क्या कह रही है। दूसरी बात, आप डेटा समझें, डेटा उससे बनाने की कोशिश करें। और तीसरी और अहम चीज़ है स्टूडेंट्स कि आप उससे फार्मूला ढूंढें। अब देखें, हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू K/m इंटू x। ये फार्मूला हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बनाया था। यहाँ आप माइनस भी लगा सकते हैं। माइनस का मतलब होता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप न्यूमेरिकल में ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, अगर लगा भी दें तो कोई मसला नहीं है। चलिए देखिए जी, फार्मूला आपके सामने है स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी से ये तो हल हो जाएगा। के भी हमारे पास मौजूद है, एम भी हमारे पास मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, तो ये तो मसला ही हल हुआ। पुट वैल्यूज, देखें ए इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ रही है 10 और एम की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 0.25 और एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 0.2। तो देखें, अब इसको हल कर लेते हैं। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। तो देखें स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल करें तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको खुद ही हल करना चाहते हैं तो खुद भी हल कर सकते हैं। 10 को 0.2 से ज़रब देंगे तो 2 बन जाएगा, 2 को 0.25 से फिर डिवाइड कर लेंगे। तो चले मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हमें मिला 2, और फर्दर हम उसको डिवाइड कर देते हैं 0.25 से, तो आंसर हमें मिला 8, यानी कि 8 और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। देखें स्टूडेंट, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, आसान सा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आप उसको आसानी से सीख लेंगे।
तो मैं पहले उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने से ही आपको बात समझ में आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 2, देखें स्टूडेंट्स, a mass connected to spring, अब यहाँ इसने मास नहीं बताया, मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग मेक्स 15 वाइब्रेशंस in 45 seconds. Calculate its period and frequency. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कैलकुलेट इट्स पीरियड से मुराद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखें ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे इसको हल करते हैं। डायग्राम आप इसकी कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, यही डायग्राम बना दें जो अभी आपने पिछले सवाल में बनाई थी। अब कहता है कि ये वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और ये 15 वाइब्रेशंस 45 सेकंड में बना रहा है, यानी कि 15 वाइब्रेशंस बना रहा है 45 सेकेंड्स में। आपसे वो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें डेटा इसका बड़ी आसानी से बन जाएगा। डेटा आपको मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग में कोई डेटा नहीं है, मेक्स 15 वाइब्रेशंस, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 15 है, 15 वाइब्रेशंस हैं, और इन 45 सेकेंड टाइम स्टूडेंट्स दे रहा है 45 सेकेंड्स। कैलकुलेट, ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है, इट्स पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजों की उसकी डिमांड है। तो चलें अब हम इसको निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर्स के दौरान आप लोगों को बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो देखें आपकी मर्जी, आप पहले टाइम पीरियड निकालें, फ्रीक्वेंसी जो भी आपको आसान लगे। ये ज्यादा आसान है सेकंड वाला, तो मैं पहले इसको हल कर लेता हूँ। RF देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कितने वाइब्रेशन कितने टाइम में हुए। अमूमन हम 1 सेकंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि 45 सेकंड है, उसको मैं 1 सेकंड में ही कन्वर्ट करूंगा। देखें वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 15 वाइब्रेशंस है, और टाइम है स्टूडेंट्स 45 सेकेंड्स। तो अगर हम 15 को 45 से डिवाइड करें तो देखें 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, आपके पास बचा 1/3 वाइब्रेशंस पर सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, 1/3 हर्ट्ज। अगर आप इसको फर्दर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें बहुत ही आसान है। 1 यहाँ 3 यहाँ, अब 3 तो बड़ा है चूंकि 1 से, तो आपको लगाना होगा पॉइंट और 0। ठीक है जी, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0, तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी हुई 0.33 हर्ट्ज।
ठीक है जी, 0.33 हर्ट्ज। ये तो आपको फ्रीक्वेंसी मिली। अब हम आते हैं टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड को आप इस तरह भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उलट। तो देखें फ्रीक्वेंसी 0.33। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल करें उससे भी कर सकते हैं, अगर आप बिना कैलकुलेटर के हल करना चाहें तब भी हल कर सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.33, तो स्टूडेंट्स आंसर मिला 3.03 मीन्स 3.03 अगर आप लिखना चाहते हैं सेकंड, तो यानी कि वो एक वाइब्रेशन 3 सेकंड में कंप्लीट करेगा। लेकिन कॉमन सेंस है, 15 वाइब्रेशन उसने 45 सेकंड में कंप्लीट किए, तो 15 को 45 से डिवाइड करें 3, यानी एक वाइब्रेशन वो 3 सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट ये भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था जो आप लोगों ने समझा। अब इसी तरह आपको कुछ और प्रॉब्लम्स करवा देते हैं ताकि आप फर्दर न्यूमेरिकल्स में बेहतर हो सकें, और जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो इन प्रॉब्लम्स को लाजमी देखें और उन तक आप लोग इसको शेयर करें और उनको बताएं ताकि उनको फ़ायदा हो और वो एंट्री टेस्ट में उनके लिए हेल्पफुल हो। देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको मैं नाम दूंगा प्रॉब्लम नंबर 3 का। प्रॉब्लम 3 देखें, when a 600 gram mass, when a 600 gram mass is suspended, suspend का मतलब होता है लटका हुआ होना, at the end of a vertical means y-axis, vertical spring and spring stretches खींचता है, यानी कवर करता है 0.45 मीटर। आप ऐसे समझें कि उसने 0.45 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। एंड अब ये फर्दर आगे आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, हाउ मच फर्दर, हाउ मच फर्दर, हाउ मच फर्दर विल इट स्ट्रेच, यानी वो मजीद कितना स्ट्रेच होगा, how much further will it stretch if an additional mass, if an additional माना इजाफी, additional mass of 600 gram is hung from it। hung का मतलब होता है लटका देना, from 8। देखें आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, सवाल को समझते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी और आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
देखें स्टूडेंट्स, वेयर 600 ग्राम मास, मास यहाँ पे दो मासेस की बात उसने की है तो इसलिए मैं इसको m1 कर देता हूँ। 600 ग्राम। स्टूडेंट्स इसको आप केजी में चेंज कर दें क्योंकि हमारे पास जो मास का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो SI kg है, तो उसके लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि k का मतलब 1000 यहाँ 1000 यहाँ, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 1010 से 1010 से 6/10 0.6 kg। ठीक है स्टूडेंट, is suspended at the end of a vertical spring। ये देखें स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग है वर्टिकल y एक्सिस में, उसके साथ ये मास लगा दिया। कितना मास लगा दिया? 600 ग्राम। ये मास लगा दिया तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। तो ऐसी बात है, वेट आप उसके साथ लगाएंगे तो स्ट्रेच तो होगा। तो जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, कितना स्ट्रेच हुआ स्टूडेंट्स? स्ट्रेच हुआ 0.45 मीटर, यानी ये उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो स्ट्रेचनेस 0.45 मीटर। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? आपसे डिमांड कर रहा है के स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड हाउ मच फर्दर विल इट स्ट्रेच। चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जिसकी मदद से हम इसको हल कर सकें। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमने स्टडी किया था, F = kx, जिसे हमने हुक्स लॉ भी कहा था। अब देखिए स्टूडेंट, F तो है नहीं लेकिन वेट तो है ना, तो आप F की जगह वेट लगा सकते हैं W, यानी यार F वेट F का काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का काम यहाँ वेट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो आप W = kx कर देंगे। चलिए यहाँ साइड पे हल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स W का भी आपको पता है, G = kx। हमारी डिमांड है k, x को यहाँ भेज देते हैं, mg/x = k। अच्छा यहाँ पे देखें, मैंने मास को m1 किया था, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर भी उसको m1 कर दें। ये ले जी, वैल्यूज पुट करते हैं। m1 0.6, g की वैल्यू आप सभी को पता है, 10 भी लगा सकते हैं, 9.8 भी लगा सकते हैं, x 0.45। so now by using the calculator you people can easily solve it। 0.6 multiply 9.8 इक्वल्स मिला, और उसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट 0.45 से, तो मुझे आंसर मिला 13.06। 13.06 और के का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये मुझे मिला के। अब वो कहता है कि अगर इसके साथ हम फर्दर इतना ही मास और लगा दें, इतना ही मास फर्दर, तो ये मजीद कितना स्ट्रेच होगा, यानी अगर इसके साथ इतना ही मास और बांध दिया जाए तो फिर ये कितना स्ट्रेच होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप सिंपली सोचें कि स्प्रिंग कांस्टेंट तो उसका वही रहेगा और मास भी हम उतना ही लगा रहे हैं, तो पहले अगर इतने मास पे इतना स्ट्रेच हुआ तो अगले मास पर भी तो ये इतना ही स्ट्रेच होगा, यानी 0.45 मीटर ही स्ट्रेच होगा, क्योंकि स्प्रिंग वही एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। अगर आप इसको बाय फार्मूला हल करना चाहते हैं तो मैं बाय फार्मूला भी बता देता हूं। देखें,
अब आप मजीद डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ मच फर्दर, यानी कितना ये मजीद, तो इसको आप पहले चले x1 कर दें। कितना ये मजीद स्ट्रेच होगा जब आप इसके साथ उतना ही मास दोबारा लगाएंगे। तो 0.6 kg। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज जो है वो कॉमन है, के है 13, क्योंकि स्प्रिंग आपने चेंज नहीं किया। अगर आप स्प्रिंग चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी। अब देखें बहुत सिंपल है स्टूडेंट, दो कंडीशंस बनाते हैं फॉर M1 के लिए फार्मूला मुझे मिल जाएगा M1G डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू K। फॉर M2 उसके लिए भी तो फार्मूला सेम होगा, M2G x2 इज इक्वल टू K। अब देखें, इसको अगर मैं कर दूं 1, इसको कर दूं 2, अब देखें कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो M1G x1 इज इक्वल टू M2G x2। देखिए स्टूडेंट्स, जी से कैंसल, x2 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, M1 x2, और इसको यहाँ पर M2 x1, M1 वहाँ भेज देते हैं, x2 M2 बाय M1 इंटू x1। देखें M1 और M2 की वैल्यू तो स्टूडेंट सेम है ना, तो मैंने आपको पहले कहा जवाब सेम आएगा। देखें 0.6 0.6 x1 0.45 मीटर। तो देखें ये तो कैंसिल हुए, तो आंसर आपको मिला 0.45 मीटर, यानी फर्दर भी वो उतना ही स्ट्रेच होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आज का लेक्चर है उसको एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सी बातें इसमें सीखी होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और उसमें मज़ीद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के मेथड्स बताऊंगा, और अपने लेक्चर्स भी जो हमारे हैं चैप्टर के वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त है, और आप सबके लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।